इस दुनिया में 195 देश है और ये दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत बड़े बड़े देश भी है, लेकिन उन सभी बड़े देशों को एक छोटा सा आइलैंड नुमा देश एक लेसन सिखा जाता है कि जीरो से हीरो कैसे बना जाता है। सिंगापुर ये कहता है कि तुम्हारे पास तुम्हारी जमीन है, तुम्हारा साइज बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे पास दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं और मैं इन्हीं लोगों से तुम लोग को पीछे करके दिखाऊंगा। तो इसी एनर्जी से हम जानेंगे कि किस तरह से सिंगापुर ने इस पूरी दुनिया को अपने से पीछे छोड़ दिया है डेवलपमेंट के मामले में। वैसे तो सिंगापुर में चाइनीज, मलाया, इंडियंस और भी कई सारे लोग रहते हैं, लेकिन ज्यादातर यहाँ के लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। यहाँ पर बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले 31.1% है और क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले 18.9% और इस्लाम को फॉलो करने वाले 15.6% है। हिंदुइज्म की बात करें तो यहाँ पर 5% लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं और 20% लोग ऐसे भी हैं जो कि एथिस्ट है, जो कि कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं करते। लेकिन अगर आप सिंगापुर में हो तो वहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि आप किस धर्म को फॉलो करते हो, वहाँ पर आपको एक इक्वली एक इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है जो कि सिंगापुर में बिजनेस करना चाहता है और इस देश को आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए सिंगापुर दुनिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 है, सेफ्टी में 5वें नंबर पे, प्रोग्रेसिव फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग के लिए 4 नंबर पे है सिंगापुर और करप्शन के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे लीस्ट करप्शन वाला देश है सिंगापुर। मतलब करप्शन आप इस देश में कर ही नहीं सकते। हायर एजुकेशन के मामले में 6ठे रैंक पे है सिंगापुर, यहाँ पर सब पढ़े लिखे हुए हैं और इनोवेशन में सिंगापुर है 7वें नंबर पे और कल्चरल इन्फ्लुएंस के मामले में 9वें नंबर पे आता है सिंगापुर। मतलब हर मामले में सिंगापुर एकदम बेस्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा स्लम सिंगापुर में था 1965 में, लेकिन 1965 के बाद ऐसा रैपिड ग्रोथ हुआ है सिंगापुर का कि आज पूरी दुनिया देख रही है उसे। सिंगापुर दुनिया में 10 सबसे छोटे देशों में आता है। सिंगापुर इंडिया का 0.02% है, मतलब इंडिया सिंगापुर से 5000 गुना बड़ा है। दिल्ली के आधे का आधा है सिंगापुर। सिंगापुर की खोज हुई थी 1819 में, इसे चाइनीज और मलाया लोगों ने खोजा था। बाद में चल के सिंगापुर को मलेशिया से मिला दिया गया था। उसके बाद जब सिंगापुर इंडिपेंडेंट हुआ था तो 5% लोगों के पास खुद के घर थे, ओन हाउसेस थे 5% लोगों के पास बस। लेकिन आज 2022 के प्रेजेंट टाइम में 95% पॉपुलेशन के पास खुद का घर है। हाईएस्ट होम ओनरशिप है पूरी दुनिया में सिंगापुर की। और कमाल की बात तो यह है कि सिंगापुर का पूरा इकोनॉमी शिपिंग पर टिका हुआ है, क्योंकि इनके पास ज्यादा रिसोर्सेस है नहीं, इसलिए इन्होंने अपनी पूरी इकोनॉमी सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बना ली। जब सिंगापुर आजाद हुआ था तो उसकी जीडीपी पर कैपिटा इनकम थी $300, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में $79 पहुंच चुकी है, मतलब 250 गुना ज्यादा। और एक देश का हेल्थ केयर सिस्टम कितना अच्छा हो सकता है। जीता जाता एग्जाम्पल है हमारे पास सिंगापुर। सिंगापुर में एक आदमी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है 84 ईयर्स, मतलब यहाँ का एक आदमी एवरेज 84 साल तो जीता ही जीता है। जब 1965 में सिंगापुर मलेशिया से अलग हुआ था तब सिंगापुर पॉवर्टी लाइन के बहुत नीचे था और तब के पीएम थे ली कुआन यू सिंगापुर के। और उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि सिंगापुर जो इतना गरीब है उसको हम इतनी गरीबी रेखा से ऊपर कैसे लेके आए। ली कुआन यू बहुत ही प्रोग्रेसिव लीडर थे, उन्होंने सिंगापुर को सिंगल हैंडेडली आगे लेके गए। उन्होंने 1965 के एशिया के सबसे बड़े स्लम को एशिया का सबसे बड़ा बिजनेस कैपिटल बना दिया, बिजनेस कैपिटल ऑफ एशिया। ली कुआन यू के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही डिसिप्लिन वाले लीडर थे वो। एक बार सिंगापुर में बहुत ही फेमस इंसिडेंट हुआ था, वहाँ के एयरलाइन के कुछ पायलट हड़ताल पे चले गए थे सैलरी को बढ़ाने को लेकर। उसके बाद ली कुआन यू सबके सामने आया और सभी पायलट लोगों उन्होंने धमकाया। उन्होंने क्या धमकाया आप खुद ही देख लो। Help me teach you a lesson you won't forget, and I'm prepared to start all over again. Or stop it. Get back to work, restore discipline, then argue your case. उसके कुछ ही घंटों बाद एयरलाइन वापस से चालू हो गई थी। वैसे तो सिंगापुर के लोग बहुत ही डिसिप्लिन में रहते हैं, वहाँ के लोग गवर्नमेंट की बहुत बात मानते हैं, वहाँ के लोग गवर्नमेंट से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते, जो कि मेरा मानना यह है कि एक परफेक्ट डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना चाहिए अगर वो कोई गलत पॉलिसी लाती है तब। लेकिन वहाँ के लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज क्यों करे, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट इतना अच्छा काम करती है लोगों के लिए और अपने देश के लिए। लेकिन इंडिया में इसका उल्टा है, यहाँ की गवर्नमेंट ज्यादातर अपने बारे में सोचती है, मुझे किस तरह से पावर में बने रहना है, जनता के बारे में बहुत कम सोचती है यहाँ की गवर्नमेंट। इसलिए इंडिया में आए दिन प्रोटेस्ट होते रहते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ। और अब बात करते हैं सिंगापुर के पब्लिक प्लेस पे आप क्या नहीं कर सकते। अगर आप करते हो तो आपको बहुत लंबा फाइन लग सकता है। अगर आप सिंगापुर में रात में अगर बहुत तेज म्यूजिक बजाते हो तो आपको बहुत लंबा फाइन लग सकता है। और अगर आपने टॉयलेट में फ्लश नहीं किया तो आपको $500 तक का फाइन देना पड़ सकता है। इंडिया में सड़क पे कोई भी कुछ भी सामान लेकर बेचने निकल सकता है, लेकिन अगर आपने ये सिंगापुर में किया तो आपको बहुत लंबा फाइन देना पड़ सकता है अगर आपने गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लिया तब। मोस्ट ऑफ दी गवर्नमेंट वहाँ की अलाउ नहीं करती रास्ते पे सामान बेचना। अगर आपने पब्लिक प्लेस पे सुसु किया तो आपको $1000 तक का फाइन देना पड़ सकता है। इंडिया में तो लोग कहीं भी शुरू हो जाते हैं। और तो और थूकने पर भी फाइन है और पब्लिक में स्मोकिंग करने पर $500 का फाइन। और अगर वहाँ की पुलिस ने आपको ड्रग्स के साथ पकड़ा तो आपको फांसी हो सकती है, फांसी। और अगर आपने दीवार पे पेंटिंग की तो आपको फाइन के साथ साथ आपको वहाँ पर पुलिस मार भी सकती है, हिट भी कर सकती है वहाँ पर आपको। वहाँ पर एक कानून भी है और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, उनके बारे में गिराने लगा तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। और एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पर एजुकेशन कंपलसरी है सबके लिए, इसलिए वहाँ पर मेल का लिटरेसी रेट है
99% और फीमेल का लिटरेसी रेट है 98%। इसलिए पूरी दुनिया में हायर एजुकेशन के मामले में 6 नंबर पे है सिंगापुर। और वहाँ पर पॉलिटिशियंस और मिनिस्टर भी बहुत एजुकेटेड है, इसलिए वहाँ पर करप्शन होता ही नहीं है। गवर्नमेंट वहाँ पर अपने मिनिस्टर्स को अच्छा काम करने पर उनको मेडल्स और उनकी इनकम में भी ग्रोथ करते रहती है, जिसके कारण से वो किसी भी करप्शन में इन्वॉल्व भी नहीं होते वहाँ के मिनिस्टर, इसलिए वहाँ पर करप्शन एकदम जीरो हो जाता है। और इंडिया में इसका उल्टा होता है, यहाँ पर हमें वही पॉलिटिशियन पसंद आते हैं जो कि एकदम एजुकेटेड ही ना हो। हम ऐसे पॉलिटिशियन को सपोर्ट करते हैं जो कि एजुकेटेड नहीं होता लेकिन हाँ पॉपुलर बहुत होता है वो, और ऐसे पॉलिटिशियन करप्शन में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। और अब वापस आते हैं सिंगापुर पे। सिंगापुर में आपको बिजनेस करना इतना आसान क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल विंडो सिस्टम होता है। अगर आपके पास कैपिटल है, पैसा है तो और आपका बिजनेस मॉडल भी बहुत सही है तो आपका बिजनेस 2 या 3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए सिंगापुर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 पे है। पहले नंबर पे न्यूजीलैंड है, इंडिया का नंबर है 63। पिछले साल तो हम लोग 77 नंबर पे, मतलब इस साल थोड़ा सा अच्छा हुआ है हमारा। ये तो मैंने बात की इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63 नंबर पे है। और ये जान लोगे कि इंडिया ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस में कितने नंबर पे है तो आप लोगों को बहुत बुरा लग सकता है। इंडिया ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस में 136 नंबर पे है, मतलब अभी हम लोग बहुत पीछे हैं, जो कि हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी अफेक्ट करता है। अगर आपको देश की कैपिटल में कोई भी बिजनेस खोलना है तो आपको 40 से 50 डॉक्यूमेंट भरने पड़ते हैं। यही हाल मुंबई में भी है, लेकिन सिंगापुर इस डॉक्यूमेंट सिस्टम से बहुत आगे निकल गया, इसलिए सिंगापुर में सबसे ज्यादा मिलियनेयर हैं। और सिंगापुर की इकोनॉमी के बारे में जैसे मैंने पहले बताया था कि सिंगापुर की इकोनॉमी एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है। दुनिया की सबसे बड़ी सर्विस बेस्ड इकोनॉमी सिंगापुर की इकोनॉमी है। तो सर्विस बेस्ड इकोनॉमी उसे कहते हैं जो कि दूसरे देशों को अपना सर्विस प्रोवाइड करा, जैसे कि सिंगापुर दूसरे देशों को शिपिंग के मामले से सर्विस प्रोवाइड कराता है, उसी को सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बोलते हैं। तो आप लोगों के दिमाग में एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन आएगा कि सिंगापुर ने अपनी इकोनॉमी को सर्विस बेस्ड इकोनॉमी क्यों बनाई? तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है, क्योंकि सिंगापुर के पास ज्यादा लैंड है नहीं और वो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने अपनी इकोनॉमी को सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बनाई। और दुनिया में जितने भी कॉन्फ्रेंस होते हैं वो ज्यादातर सिंगापुर में करवाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी फैसिलिटी दी जाती है। दुनिया में कॉन्फ्रेंस करने के लिए 3 सबसे अच्छे जगह माने जाते हैं, न्यूयॉर्क, लंदन और सिंगापुर। ज्यादातर तो सब लोग सिंगापुर को ही प्रेफर करते हैं। और ऐसा सिंगापुर बनाने के लिए पूरा श्रेय जाता है ली कुआन यू को, तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन क्या निकलता है? तो कंक्लूजन ये निकलता है कि थिंक फास्ट, एक्शन फास्ट। तो मेरा तो ये मानना है कि डिसिप्लिन के मामले में सिंगापुर से सभी देशों को सीखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तो उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तो करके जाना, और कमेंट में बताओ कि आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तो बाय।